हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल आपका अपने चैनल मही सर फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 2, जिसका बहुत सारे कैटेगराइज्ड चैप्टर इसमें आ गए हैं। वेक्टर भी है, वृत्तीय गति भी है, दैट मीन सर्कुलर मोशन भी है, और भी बहुत सारे इसमें क्या है, फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो हम वन बाय वन करके इस टॉपिक एक एक टॉपिक को हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आज की क्लास है, इससे बेटा आप ये मान के चलिए कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक है, तो बस ध्यान से देखिए, काफी समय बाद हम मिल रहे हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। खैर वेल, आज हम क्या करेंगे, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सीट बेल्ट लगा लें सभी। सबसे पहले बात आती है किसकी, वृत्तीय मतलब सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है ये सर्कल। ठीक है बच्चों, हमने क्या बनाया, ये सर्कल। अब बताओ, ये सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर में क्या होता है, ओ मतलब केंद्र, केंद्र मतलब ओरिजिन। ये क्या कहलाता है, इसका रेडियस कहलाता है। अच्छा, रेडियस तो कहीं भी बना सकते हैं, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। रेडियस हमेशा इस वृत्त की परिधि पर सर्कमफेरेंस में कैसी रहने वाली है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रहने वाली है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति करता कौन है, दो चीजें हैं बेटा, याद रखिएगा। एक होता है रेस्ट और दूसरा क्या होता है, मोशन। ठीक है, एक क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, स्थिर अवस्था या स्थिर है कोई भी ऑब्जेक्ट। मोशन का मतलब क्या हो रहा है, गति हो रही है। तो ये करता कौन है, ये ऑब्जेक्ट ही तो करता है। यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी स्थान पर खड़ा हूं, दैट मींस मैं किस अवस्था में हूं, स्थिर अवस्था में हूं। मैं किस पोजीशन में हूं, रेस्ट कंडीशन में। बात समझ में आ गई। अब यदि मैं क्या करने लगूं, यहाँ से वहां टहलने लगूं, तो मैं क्या करने लगा, मैं गति करने लगा। गति करने लगा मतलब मोशन करने लगा। ठीक है, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन भी कर सकता है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ बैठा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ए पोजीशन पर बैठा है। अब उसने ए से चलना शुरू किया और एक वृत्तीय मार्ग को फॉलो करते हुए कहाँ आ गया, फिर से पॉइंट ए पे आ गया। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने वृत्तीय मार्ग को, वृत्तीय मतलब सर्कुलर पाथ को फॉलो किया और जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पर आके रुक गया। बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी तो मोशन हुआ, लेकिन ये जो मोशन है ये किस प्रकार का मोशन है, ये जो गति है वो किस प्रकार की गति है। क्योंकि ये जो गति हो रही है वो वृत्त में हो रही है। कहाँ हो रही है, सर्कल में हो रही है, वृत्त में हो रही है, इसलिए इसका क्या नाम रखा, वृत्तीय गति। बात समझ में आ रही। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। डेफिनेशन बनेगी, व्हेन अ ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे इंग्लिश में, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। क्या लिखा तुमने, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। हिंदी में डेफिनेशन क्या बनेगी, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। कहाँ गति कर रही है बच्चों, वृत्ताकार में गति करती है, तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर है, इस गति को वृत्तीय गति कहते। इस प्रकार से सर्कुलर मोशन की क्या बन गई बच्चों, डेफिनेशन बन गई। ठीक है, क्या कहलाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन दिस मोशन इज सेड टू बी कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस गति को अपन क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इसके पहले अपन ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सुना होगा कि भाई एक सीधे पथ में गति, मतलब यदि अपन एक सीधी रेखा में चल रहे हैं मतलब वो कौन सी गति होगी, स्ट्रेट लाइन वाली गति। ठीक है, अच्छा, इसमें अब बहुत सारी चीजें हमको समझनी है, वृत्तीय गति से रिलेटेड डेफिनेशन समझनी है। पहली डेफिनेशन ये आती है कि भाई विस्थापन क्या है। विस्थापन मतलब विस्थापन, या जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा दो तरीके के हो सकते हैं। जब अपन एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो एक पॉइंट से कहां तक जाएंगे, दूसरे पॉइंट। एक एग्जांपल, मान लो अपन ए से कहां जाते हैं, बी तक जाते हैं, तो बी से कहां तक आ सकते हैं, ए तक। तो भाई ये जो पाथ कवर्ड हुआ, ये जो पाथ मतलब रास्ता, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक रास्ता
तय किया उस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या दूरी कहते हैं। ये कहते कि नहीं कहते। लेकिन अब ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ मतलब वृत्तीय गति में। अब हमने बोला कि जब वस्तु ए पे थी, अब मान लो कहां पर पहुंच गई, पॉइंट बी पे पहुंच गई, तो उसने कितना विस्थापन किया या कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप बताइए कैसे बताओगे। यहाँ पे तो आप नाप लोगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे, बताओ जल्दी से, दिमाग लगाओ, बिल्कुल सरल। अब ये क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कल, एक वृत्त है। ऑब्जेक्ट ए से जा रहा है बी तक, तो एक ही टूल है कि ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, उस कुछ ना कुछ क्या करेगा, कोण तय करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, एंगल स्वैप्ट करेगा, कुछ ना कुछ कोण तय करेगा। यदि अपन इस एंगल को क्या कर लें, मेजर कर लें, कौन से एंगल को, ए से कहां तक जा रहा है, बी तक, फिर बी से मान लो सी तक, तो ए से लेके बी तक उसका विस्थापन, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो हम उसको थीटा की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए इस विस्थापन या इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको थीटा से। और ये जो थीटा है, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ में चल रहा था, ए से बी गया तो कितना चला, तो वही थीटा मेजर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना चला। ठीक है, एग्जांपल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। यदि मान लो पूरा घूम गया मतलब 360, आधा चला मतलब 180, थोड़ा सा चला 20, 25, 30, जितनी आपकी इच्छा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आती है, दूसरी डेफिनेशन आती है कि जब कोणीय विस्थापन हुआ, यहां से देखिएगा थीटा है, थीटा मतलब कोणीय विस्थापन। इसके लिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं अपन, ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, आई थिंक लिख ली होगी सभी ने। दूसरी डेफिनेशन जो है वो बनती है कोणीय वेग। इसकी कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब क्या होता है, कोणीय वेग होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या, यदि अपन वेग की बात करते हैं तो जनरली अपन बात करते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय। मतलब यदि एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, वो समय के साथ अपनी स्थिति क्या कर रही है, समय के साथ दूरी में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, तो वो क्या कहलाता था, वेग कहलाता था कि नहीं। अब सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में ए से मान लो बी तक ऑब्जेक्ट गया टी टाइम में, बी से सी तक, फिर टी, फिर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग टाइम में वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो थीटा है, मतलब ये जो थीटा मतलब कोणीय विस्थापन जो है, वो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोला क्या मैंने, बोला लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे जब कोणीय विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होने लगता है, या कोणीय विस्थापन की दर, दर जब भी हम बोलते हैं मतलब टाइम बोलते हैं, तो वो क्या बनता है, कोणीय वेग बनता है। यूनिट निकालेंगे बच्चों इसकी, थीटा मतलब रेडियन और टाइम मतलब सेकेंड, तो ये क्या बन गया, रेडियन पर सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात। तीसरी डेफिनेशन आएगी, तीसरी डेफिनेशन आएगी आपकी, बताओ अच्छा, विस्थापन हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ तो क्या बन गया, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है कि नहीं, तो ये बनेगी कोणीय त्वरण। क्या बनेगा, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बनेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल्फा से। अब क्या होगा, यदि एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग समय के साथ क्या होने लगे, परिवर्तित होने लगे, बात समझ में आ रही है, कोणीय वेग की दर क्या होने लगे, बदलने लगे, तो वो क्या बना देगा, कोणीय त्वरण बना देगा। ठीक है,
तो क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय वेग का समय के साथ परिवर्तन कोणीय त्वरण कहलाता है। यूनिट बताएंगे जल्दी से, तो ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम और सेकेंड है, मतलब ये हो जाएगा भाइयों रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से 3 डेफिनेशन देखेंगे फुर्ती से। फिर उसके बाद 4th डेफिनेशन आएगी आपकी आवृत्ति। आवृत्ति के पहले टाइम देख लो, आवृत्ति के पहले क्या देख लें, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या कहलाता है, आवर्तकाल, आवर्तकाल। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू हुआ था और ए पे आके ही क्या हुआ, रुक गया ना, मतलब उसको एक चक्कर लगाने में कितना, 1 रिवॉल्यूशन या एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगा, बात मतलब समझ में आया। वृत्त क्या, एक पूरा चक्कर लगाने में, पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना समय लगा, तो वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। यहां लिख सकते हैं अपन, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड भी बोल सकते हो, रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टी से, किससे, टी से, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, सेकंड बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, सेकंड बनेगी। क्लियर है। एक और डेफिनेशन बन सकती है, बोलो क्या, एक और फॉर्मूला बन सकता है, कैपिटल टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। कैपिटल टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, रब कर दे रहे हैं इसको, ध्यान से देख लो। अब उसके बाद बात आएगी, ये अपन ने टाइम पीरियड देख लिया, अब बात आएगी किसकी, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट ए से लेके चलना शुरू हुआ, ए पे आके रुका। अब हमारे पास कितने सेकंड है, 1 सेकंड। कितना सेकंड है हमारे पास, 1 सेकंड है। अब हमने बोला इस 1 सेकंड में कितने चक्कर लगे, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगे, बात समझ में आई। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डन इन 1 सेकंड, तो वो क्या कहलाएगी उसकी आवृत्ति। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f या न्यूज। ये होता है नंबर ऑफ साइकिल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल अपॉन 1 सेकेंड, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बटे समय या 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो बनती है वो बनती है हर्ट्ज, या 1/सेकेंड भी बोलते हैं या पर सेकेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/सेकेंड भी बोलते हैं या पर सेकेंड भी बोलते हैं। जल्दी से देखो, बहुत काम की डेफिनेशन चल रही है। ठीक है, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, F इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। F इक्वल्स टू कितना होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्लियर है, जल्दी से देखें, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये अपन ने डेफिनेशंस देखी बेसिक। ठीक है, ये हो गई किससे रिलेटेड डेफिनेशन, रखती है गति से। रफ कर दे बेटा, इसको देख लिया होगा। चल, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मोस्ट आईएमपी जितने बार लिखना हो उतने बार लिखो। क्वेश्चन बोलता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध।
ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, या ऐसा भी ना पूछे तो आपसे बोलेगा प्रूव दैट v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्या पूछेगा? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये 100% आएगा पेपर में, ध्यान से देख लो। करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। ये अपन ने क्या बनाया बच्चों? सर्कल। ये क्या होता है उसका सेंटर। ये क्या हुआ? पॉइंट ए, मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ। कहाँ तक जा रहा है बच्चों? बी तक जा रहा है। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया तो हमने बोला डेल थीटा। लेकिन देखो ए से लेके बी तक अपन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं क्या? ए से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन जिसको अपन बोलेंगे डेल एस। डेल एस का मतलब विस्थापन। कौन सा? रेखीय। मैं बताऊंगा हर चीज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? डेल एस। अब ध्यान से देखो, यदि हमने बोला यहाँ पे डेल थीटा, तो डेल थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन। ठीक है, ओमेगा क्या कहलाता है बताइए? ओमेगा भी अपन ने पढ़ा था। ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद डेल एस क्या है? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन या इंग्लिश में बोले लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आएगा v। v क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी या रेखीय वेग। नई बात, करना कुछ नहीं, बिल्कुल सरल डेरिवेशन है। कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। सबसे पहले इस सवाल में देखो, मान लो एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा। वो ए से चलती हुई कहाँ जा रही है? बिंदु बी पर पहुंच गई, है ना। ए से चलना हुआ, मूव करके कहाँ पहुंच गई? बी पर। तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? डेल थीटा। बस यहीं से कहानी शुरू होनी है। आपको एक चीज पता है कि कोण जो होता है, क्या होता है बच्चों? कोण जो होता है मतलब एंगल जो होता है, एंगल किसके बराबर होता है? चाप बटे त्रिज्या। किसके? चाप मतलब आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि जो कोण मतलब डेल थीटा है वो किसके? आर्क का मतलब क्या है? ए बी, है ना। और रेडियस कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? आर। यहाँ लिख सकते हो आर क्या है? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन डेल एस अपॉन आर। कितना लिख सकते हैं बच्चों? डेल एस अपॉन डेल थीटा बराबर डेल एस अपॉन आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बस इतना सा फॉर्मूला बना, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना होगा? उसके बाद डेल टी का, किसका? डेल टी का समीकरण नंबर 1 में भाग कर दो। डेल टी का समीकरण 1 में दोनों ओर, कहाँ पर? दोनों ओर क्या करना है? भाग करना है। तो भाग करोगे तो बनेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर 1 अपॉन आर डेल एक्स अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो? डेल टी। अब ध्यान से देखना, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। यदि डेल थीटा अपॉन डेल टी होता है तो बताओ अभी अपन ने क्या सीखा था? डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या था? v था कि ओमेगा था? ओमेगा था भाई ना। क्या था? ओमेगा। और डेल एस अपॉन डेल टी दोनों वेग ही हैं, लेकिन दोनों की कहानी अलग है। ये है कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और ये है रेखीय वेग। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा में चल रहा है। तो इन प्लेस ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल टी हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर 1 अपॉन आर। डेल एस अपॉन डेल टी को अपन क्या लिख सकते हैं? v। ठीक है, इस आर का गुणा इससे कर दो तो जो v है वो कितना आ जाएगा? v बराबर आर ओमेगा। कितना आ जाएगा बच्चों? v बराबर आर ओमेगा। इतना सा डेरिवेशन है, लेकिन 6 नंबर का पेपर में आपको आएगा। जल्दी से देखें।
ठीक है, रफ करने इसको देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। दूसरा क्या पूछता है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन linear and angular acceleration। ठीक है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। v बराबर कितना होता है, आर ओमेगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हो, ओमेगा बराबर v अपॉन आर लिख सकते हो कि नहीं। v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर कितना होगा, v बाय आर। उसके बाद आपको पता अल्फा, अल्फा मतलब कोणीय त्वरण, अल्फा मतलब कोणीय त्वरण। फॉर्मूला बोले जल्दी से, डेल ओमेगा, डेल ओमेगा या डी ओमेगा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v बाय आर, v अपॉन आर होल डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ से अल्फा बराबर जल्दी बताओ कितना आएगा, ये इसके पास गया मतलब 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर 1 अपॉन आर, डेल बी अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल बी अपॉन डेल टी। देखो वेग जो है वो किसके साथ बदल रहा है, समय के साथ। ये क्या बन जाएगा, त्वरण या एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या लिख दो, ए। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर ए अपॉन आर। तो यहाँ से ए बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। ए बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। ये हो गया आपका क्या, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण या इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, ये मान लो सर्कल, ये ऑब्जेक्ट ए से चलता हुआ कहाँ बी तक गया, या बी से चलता हुआ सी तक गया, या सी से चलता हुआ डी तक गया। तो ये क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो केंद्र के सापेक्ष गति कर रहा है, अलोंग दी सेंटर क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, वो मतलब मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो भाई जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको फोर्स कहाँ से मिलेगा, सेंटर से मिलेगा। और जब उसको सेंटर से फोर्स मिलेगा तभी तो एक्सेलरेशन कर पाएगा। तो यहाँ पर बात आती है किसकी, अभिकेंद्री त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो ये हमेशा कहाँ होता है, केंद्र की तरफ, मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर, जिसका फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, A इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। याद रखिएगा A इक्वल्स टू कितना होता है, बी स्क्वायर बाय आर। इसका क्या होता है फॉर्मूला अभिकेंद्री त्वरण का। अब आपको एक चीज पता है, v बराबर कितना होता है, आर ओमेगा। रख दीजिए, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है क्या, v की जगह रखा आर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना बन गया, आर ओमेगा। एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले हो गए, ये हो गया, ये हो गया अभिकेंद्री त्वरण। क्लियर है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाला है, जिसका क्या नाम है, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री
बल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखिएगा, वह बल जो हमेशा केंद्र की, वह बल कहाँ की बात हो रही है, वृत्ति गति की बात हो रही है। मतलब वृत्ति गति में वह बल जो हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है, फॉर्मूला आप सभी को पता है, F बराबर कितना होता है, ma होता है। ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो देखो m की जगह m रखा, a का वैल्यू क्या निकाला अभी अपन ने, अभिकेंद्री त्वरण v²/r। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया इसका, F बराबर mv²/r। ठीक है, न्यूटन में ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये बल है। ठीक है, याद हो गया। ये क्या था, त्वरण था, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा बच्चों। ठीक है, ओके। उसके बाद आती है बात इतनी बात क्लियर है सभी को। अभिकेंद्री के बाद बात आएगी किसकी, अपकेंद्री। इसकी बात आएगी अपकेंद्री। मतलब जब अपन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो अपन क्या हो रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है कहाँ, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसके जस्ट अपोजिट उतना ही मैग्नीट्यूड का, उतने ही परिमाण का एक और बल लगता है, लेकिन कहाँ, सेंटर से दूर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे भी डेफिनेशन क्या बनेगी, फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बस क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, मतलब केंद्र से दूर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। केंद्र से दूर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये दो डेफिनेशन फॉर्मूला सबके सेम है, समझ में आ रही है बात। अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमसे बननी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका क्या नाम है, वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति या बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। अब अपन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। अब हमने देखा, हम साइकिल चला रहे हैं और किसी मोड़ को पार कर रहे हैं, या मान लो बाइक चला रहे हैं और किसी मोड़ को पार कर रहे हैं। तो आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी मोड़ पर जाते हैं या टर्न लेते हैं या स्क्वायर को कवर करते हैं, तो आप हमेशा देखो थोड़ा सा झुक जाते हैं। झुकते हो कि नहीं झुकते, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, सेंटर के तरफ बैंड हो जाते हैं। तो बस उसका ही हमको एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसका क्या नाम है, वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति या बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल और ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस हमने मान के रखा है। क्यों, क्योंकि अपन एक प्लेन में चलते हैं, समतल में चलते हैं। ठीक है, ये टायर हो गए साइकिल के, क्या हो गए, टायर हो गए। यहाँ पे हैंडल वैंडल आप बढ़िया अच्छे तरीके से ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बढ़िया हैंडल है आपका। ठीक है, अब साइकिल की सीट पे आप बैठे हो, मतलब साइकिल प्लस आप दोनों का भार कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, मतलब mg लगेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं वेट। क्या बोल सकते हैं, वेट किसका, पर्सन प्लस साइकिल, पर्सन प्लस बाइसिकल। ठीक है, दोनों का वेट कितना लगेगा, mg। कहाँ लगेगा, नीचे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो,
कि ये जो साइकिल है वो वर्टिकल नहीं है, मतलब जो चक्का है उसका, जो व्हील है उसका वर्टिकल नहीं है, वो क्या है, थीटा डिग्री से इंक्लाइंड। थीटा डिग्री से इंक्लाइंड का मतलब ही क्या है कि जब वो किसी मोड़ को पार कर रहा है तो हल्का सा झुक गया। जब झुक गया तो जिस तरफ वो झुका हुआ है, जिस तरफ वो बैंड है, तो जो रिएक्शन लगती है प्रतिक्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, मतलब यदि नीचे वेट लग रहा है इसका मतलब रिएक्शन 100% लगेगी। कहाँ लगेगी बच्चों, वो लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट बैंड है। तो ये आर जो है देखो इसी के डायरेक्शन में लग रही, लेकिन हम चल रहे हैं कहाँ पर, प्लेन में। प्लेन मतलब समतल में। समतल में चलने के कारण ये जो आर है इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों में इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, वियोजित करना पड़ेगा, तब हमारा काम क्या हो पाएगा बच्चों, बन पाएगा। ठीक है, यहां तक की बात। हमने बोला कि चलो संतुलन की अवस्था में हमने बोला कि ये जो भार है, किसका भार है, साइकिल और व्यक्ति का, दोनों का भार कितना लग रहा, mg, कितना लग रहा है, mg। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, r cos थीटा के। किसके होगा, r cos थीटा, मतलब जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसको कौन बैलेंस कर रहा है, r cos थीटा। उसके बाद ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, r sin थीटा। क्या दिख रहा है, r sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, मतलब mb²/r। क्यों, क्योंकि जब अपन एक वृत्तीय मार्ग में चलेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, सेंटर के तरफ क्या हुए, बैंड हुए, तो भैया सेंटर के तरफ बैंड हुए हो तो सेंटर के तरफ हमेशा एक क्या लगता है, अभिकेंद्री बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। यदि ये फोर्स नहीं होगा तो साइकिल और साइकिल सवार दोनों क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे ना। तो रिएक्शन r sin थीटा क्या करेगी, किसको बैलेंस करेगी, अभिकेंद्री बल को। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो क्या बनेगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर mb²/r डिवाइडेड बाय mg। ठीक है, एक m से एक m क्या हुआ, कैंसिल, r से r क्या हुआ, कैंसिल, बचा कौन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा, और ये g इसके पास आ गया, मतलब v²/rg। तो थीटा जो बना वो क्या बना, tan इनवर्स v²/rg। ये आ गया थीटा का फॉर्मूला, जो अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। बस कुछ चीजें याद रखनी है कि जब अपन साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या टर्न ले रहे हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये जो एंगल है ना थीटा, वो छोटा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, मतलब जस्ट सडन अपन मुड़ जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं मतलब बिना किसी छोटे से एंगल से क्या हो गए, मुड़ गए, तो स्लाइड हो सकते हो। हमेशा रेडियस क्या लेनी है, ज़्यादा लेनी है, स्पीड क्या रखनी है, कम रखनी है। 3 चीजों का याद रखो, आप सेफली साइकिल या गाड़ी से किसी भी मोड़ को क्या कर जाओगे, आसानी से पार कर जाओगे। ठीक है, देख लो जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि बंकित सड़क या बैंकिंग ऑफ ट्रैक क्या होता है। लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया कि एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा था, मोड़ पर गया, मुड़ गया, तो कितना उसका थीटा बना, वो सब अपन ने पढ़ा लास्ट टॉपिक। देखो रिकैप करो। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 व्हीलर नहीं है, हमारे पास है 4 व्हीलर। 4 व्हीलर मान लो कार है, ट्रक है, बस है, या मान लो ट्रेन है। बात समझ में आ रही है, 2 व्हीलर की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे बड़े व्हीकल्स की बात हो रही है। मतलब 4 व्हीलर्स में ट्रेन में तो बहुत सारे व्हील्स होते हैं भाई। 4 व्हीलर मतलब 4 चक्के वाली गाड़ी, या हम ट्रेन की भी बात कर सकते हैं। अब कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, उसको भी मोड़ना है। मोड़ना मतलब टर्न लेना है। तो जब जब टर्न लेने की बात आएगी, जब जब मुड़ने की बात आएगी, तो किसकी बात आएगी बताओ जल्दी से, अभिकेंद्री बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमारे पास 2 व्हीलर थी, तो भाई 2 व्हीलर में तो अपन क्या हो गए, झुक गए। लेकिन कार को कैसे झुकाओगे, ट्रेन को कैसे झुकाओगे, तो फिर समस्या बन सकती है कि नहीं बन सकती। मान लो हमारी रोड बिल्कुल क्या है, फ्लैट है,
और हमको किसी मोड़ पे मुड़ना है, तो स्टीयरिंग क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा घुमानी पड़ेगी, चक्के में घर्षण मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, टायर घिसेंगे या पलटने की भी क्या है गाड़ी संभावना है। ठीक है, इस संभावना से बचने के लिए, इस प्रकार के एक्सीडेंट ना हो उससे बचने के लिए एक सड़क का निर्माण करते हैं हम, जिसको अपन बोलते हैं बंकित सड़क या बैंकिंग ऑफ ट्रैक। क्या बोलते हैं, बंकित सड़क या बैंकिंग ऑफ ट्रैक। मान लो ये रोड है, ये क्या है, रोड है। अब इसको हमने क्या बोला, इनर एज, इसको अपन ने क्या बोला, आउटर। तो याद रखना ये इनर और ये है आउटर। आउटर वाली एज को हम हल्का सा क्या कर देते हैं, उठा के रखते हैं। क्यों, ताकि जब इसके ऊपर से व्हील्स जाए तो दो चक्के इसके ऊपर, दो चक्के इसके ऊपर, आसानी से उसको एक कर्व पाथ मिल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपली तरीके से मुड़ जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते तो गाड़ी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व पाथ अबव इट्स इनर एज, मैंने बताया ना ये इनर एज और ये आउटर एज। आउटर एज को अपन ने क्या कर दिया, हल्का सा उठा दिया, इनर एज को दबा दिया, तो देखो ऑटोमेटिकली एक क्या बन गया, स्लोप बन गया। स्लोप बन गया तो गाड़ी जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। मतलब सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको भरपूर मिल जाएगा और वो गाड़ी को क्या करा देगा, टर्न करा देगा। बस इतनी सी बात है, और इसी को अपन बोलते हैं बंकित सड़क या बैंकिंग ऑफ ट्रैक बोलते हैं। मान लीजिए ये क्या है, सड़क है, ये आउटर एज है, ये थीटा डिग्री से, थीटा एंगल से उठा हुआ है। ये कार रखी है या ट्रेन है, ट्रेन ले लो, कार ले लो, जो लेना हो। इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे। लेकिन जहाँ वेट लग रहा है, देखो कार इंक्लाइंड है तो इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर देखो अपन कहाँ चलते हैं, समतल मतलब प्लेन में, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आर साइन थीटा और एक आर कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, अभी जो अपन ने पहले किया था। जो भार होगा वो किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा के, और जो आपका आर साइन थीटा है वो क्या करेगा, वो mv स्क्वायर अपॉन आर देगा, क्योंकि बिना इसके तो काम बनने वाला है ही नहीं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर वही आ जाएगा, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है बच्चों, यदि हम इस वाले चैप्टर में ये जो टॉपिक है इसमें फ्रिक्शन से रिलेटेड, मतलब फ्रिक्शन को रिलेट करके भी बताते हैं, लेकिन अपन को उसकी जरूरत नहीं है पॉलीटेक्निक में। आप तो केवल कितना याद रखो कि थीटा बराबर कितना होता है, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। डायग्राम दोनों के सिंपल हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो, बंकित सड़क क्या होती है, बस इतनी सी बात है। तो आज की डेट में हमने सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है पूरा क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है बच्चों, पेपर भी आने वाले हैं, बिल्कुल फटाफट वीडियोस को क्या करो, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो, इत्मीनान से देखो। ठीक है, हर चीज़ समझ में आएगी, बस शर्त ये है कि वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जब तक पूरा नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर यहाँ वहाँ भटकोगे, फिर हो जाएंगे जब तक तो पेपर सेकंड सेम आ जाएंगे। तो बस करना कुछ नहीं यार, वीडियोस को कंटिन्यू देखो, पूरा देखो बस। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से देखो, हर चीज़ आपसे बनने लगेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही सीरीज है, पूरा सिलेबस नहीं चल रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। इतने क्वेश्चन बस कर लोगे ना तो भी अप्लाइड फिजिक्स 1, ठीक है, क्या कर देंगे, छुट्टी। बात समझ में आ गई, ढाई 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 फायर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।